नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने सीधा सीधा एनसीआर एरिया में हुए बदलाव को लेकर बहुत बड़ा सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस मामले को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कुलदीप शर्मा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस तरह के मुद्दों को उन्होंने आज उठाया है और कैसे पत्रकारों के सवालों को जवाब दिया है। देखिए पूरी प्रेस वार्ता। हम चाहेंगे आप पूरी खबर देखना और इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। आइए दिखाते हैं आपको कुलदीप शर्मा की पूरी प्रेस वार्ता। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. मैं अपने सभी साथियों की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। अनेकों मुद्दे हैं। देश एक राजनयिक और कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को बैलेंस बनाने में जो यूक्रेन युद्ध हुआ है, क्योंकि रशिया कांग्रेस का अपने हरियाणा का नहीं, देश का एक अभिन्न मित्र रहा है, संकट काल का मित्र रहा है रशिया। उधर से अमेरिकन प्रेशर्स हैं, तो दोनों के बीच में राजनीतिक और कूटनीतिक बैलेंस बनाने में भारत की सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन ये है कि हजारों छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनमें हरियाणा के भी बहुत हैं। मैं सारे देश की बात करूंगा, खासतौर पर हरियाणा की इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के एक प्रांत के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा 2000 के करीब है। और केवल युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। 903 आदमी आज तक की सरकार के फिगर के हिसाब से आए। संकट गंभीर है। हम सरकार के साथ हैं। जब भी देश का सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो हम देश की और सरकार के साथ रहते हैं, राजनीति नहीं, देश के साथ। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने गुड ऑफिस को यूज करके यूक्रेन में फंसे हरियाणा और देश के छात्रों का न केवल उनको सुरक्षित वापस लाने की बात करें, लेकिन 2-2, 3-3 साल से वहां पर लोग आखिरी ईयर में भी थे एमबीबीएस के, उनकी पढ़ाई का जो इतना बड़ा खर्च उनके पेरेंट्स ने किया, उसका भी पता नहीं युद्ध कितने दिन चले, शांति कब लौटे और उनका करियर ना तबाह हो जाए, इस पर भी सरकार सुनिश्चित करके कोई बयान दे। क्या ये जो छात्र लौटे हैं और अगर युद्ध लंबा चल गया तो क्या इनको भारत के मेडिकल कॉलेजेस में अपनी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर दिया जाएगा? अदरवाइज तो हजारों लोगों का, हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तो उनके न केवल सुरक्षा की चिंता है, बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करनी है। इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए। दूसरा, बहस का मुद्दा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा कि करनाल को एनसीआर से बाहर निकाल दिया गया है। अब इसको मुख्यमंत्री की उपलब्धि माना जाए या करनाल का नुकसान माना जाए। एनसीआर का एक स्टेटस था, अलवर तक एनसीआर है, रेवाड़ी तक एनसीआर है, जींद तक एनसीआर है, भिवानी तक एनसीआर है। एनसीआर की कई सुविधाएं, एनसीआर के कई फायदे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए
सड़कों के निर्माण में, रेल के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में, स्पेशल फंड्स, ये सब आया करते थे। तो जो ये आउट ऑफ एनसीआर करनाल हुआ है, इसके करनाल के व्यापारिक संपत्तिक नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री को सभी संबद्ध वर्गों से चर्चा करके निर्णय करवाना चाहिए था। मैं ये समझता हूं मुख्यमंत्री जी एनसीआर के मामले में कोई बहुत दूरगामी सोच के साथ आगे नहीं बढ़े। तीसरी बात यह है कि आज हरियाणा का किसान, करीबन 4 लाख ट्रैक्टर एनसीआर के अंदर ऐसे हैं जो 10 साल की जो सीमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, अब वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो बैंक के लोन्स के अगेंस्ट भी हैं। अगर उन ट्रैक्टर्स को चलने नहीं दिया जाएगा तो बैंक के लोन को कैसे फार्मर करेगा? तो इस विषय के अंदर सरकार को अपनी नीति का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए ताकि लाखों किसान जो इस फैसले से अफेक्ट हुए हैं उनको, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार कहती तो है लेकिन एक तरफा निर्णय करती है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। जो राष्ट्रीय और राज्य महत्व के मुद्दे हुआ करते हैं, जिसमें राज्य के इंटरेस्ट हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट सत्र पर से पहले बजट प्रिपरेशन में विपक्ष का महत्व, ये बात आप नोट करिए कि हरियाणा में विपक्ष केवल कांग्रेस है और कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का वो सरकार के साथ है, चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे जेजेपी है, चाहे वो और कोई पार्टी है। केवल मात्र विपक्ष कांग्रेस है। तो कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि मैं विपक्ष से करूंगा बात, विपक्ष के सुझाव लूंगा, तो इस प्रकार की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की नहीं। मैं हालांकि इस पहल का स्वागत करता हूं कि एक नए प्रयोग के रूप में पार्लियामेंट की तर्ज पर बजट सत्र का कार्य संचालन इस साल बदला गया है। मैं विधानसभा का स्वयं अध्यक्ष रहा हूं और इस बात का पक्षधर रहा हूं कि बजट पेश होने के बाद कम से कम 1 हफ्ते का गैप से पार्लियामेंट देती है, 15 दिन का, 22 दिन का एक गैप देना चाहिए ताकि सदस्यगण उस बजट को समझ सकें, पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। बिना समझे तो करते नहीं थे। तो ये एक, आप ये कहें कि पंडित जी आप तो सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नहीं, मैं इसको एक सराहनीय कदम भी मानता हूं कि इससे इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने और विधानसभा ने लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूं और इस बात की कामना भी करता हूं कि ये प्रयोग देश के अंदर महंगाई से बहुत बड़ा, देश की ग्रोथ पर खतरा, सामान्य व्यक्ति के जनजीवन पर खतरा महंगाई से आने वाला है। यूक्रेन युद्ध जो है ये केवल मात्र एक युद्ध नहीं है। अमेरिकन सैंक्शंस, यूरोपियन सैंक्शंस रशिया के खिलाफ चली गई। रशिया is the biggest supplier to Europe of crude oil and gas. सरकार ने उत्तर प्रदेश और 5 विधानसभाओं के चुनाव के
मद्देनजर पिछले 3-4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि 10 तारीख के परिणामों के बाद या 7 तारीख के चुनाव के आखिरी दौर के बाद सरकार तुरंत लोगों की कमर तोड़ने के लिए पेट्रोल और डीजल और गैस के भाव बढ़ाएगी। वैसे तो प्रधानमंत्री जी को अपने पुराने भाषणों को सुनना चाहिए। जब उन्होंने कहा था कि 56 रुपये डीजल और 66 रुपये पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया, 90 से ऊपर डीजल चला गया। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर उनके पुराने भाषण उनको सुनाए जाएं तो वो क्या कहा करते हैं। तो देश के अंदर महंगाई का संकट गहराए पेट्रोल और डीजल की वजह से, इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए सरकार। और किसी हालत में जनता की 2 कोरोना मार के बावजूद जो कमर टूटी है आर्थिक रूप में, वो आगे ना टूटे, वो चोट ना पहुंचे। सरकार को पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ाने हैं, इस चीज़ की हम मांग करते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से आप पेट्रोल डीजल का कह रहे हैं, क्या खाद्य पदार्थ के रेट नहीं बढ़ेंगे, उसके भी रेट ऐसे बढ़ेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं, रेल का किराया बढ़ता है, फ्रेट बढ़ता है, स्टील के दाम बढ़ते हैं, तो जो इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है हमारी, निश्चित रूप से जो खाद्य पदार्थ है उसके भाव ऑलरेडी आसमान को छू रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर पेट्रोल डीजल और गैस के भाव बढ़े तो जो सार्वजनिक उपयोग की सामान्य चीजें हैं, जनरल प्रोविजंस हैं, वो इतने महंगे हो जाएंगे। कहाँ तो इस सरकार ने, प्रधानमंत्री के भाषणों को याद दिलाऊं मैं, ये कहा था कि महंगाई के खिलाफ हम प्रहार करेंगे, और महंगाई के खिलाफ प्रहार होने की बजाय वो प्रहार जनता की कमर पर हो गया है। 4 विधानसभा के चुनाव, क्योंकि मेरे साथ रघुवीर संधू जी, सरदार त्रिलोचन जी, सरदार जसवंत जी, हम उत्तर प्रदेश में, मैं पंजाब में और अन्य राज्यों में लोग गए हैं। हरियाणा के लोगों की काफ़ी पार्टिसिपेशन रही। तो देश का राजनीतिक परिदृश्य इन चुनावों के परिणामों के बाद बदलने वाला है। The demography of Indian politics is going to change and change drastically. अब लोगों का जो मन है वो भर चुका है इस बात से, झूठे वायदों से, झूठ से, दिन के सपनों से लोगों का मन भर चुका है। देश का युवा बेरोजगारी के कंबल को ओढ़कर आज निराश है। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि देश का युवा और सामान्य जनमानस बहुत परेशान है। और इन फ्रंट्स पर गवर्नमेंट को बात करने की बहुत जरूरत है। सर, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर? कांग्रेस ने मंथन चिंतन किया होगा कि इन चुनावों के तुरंत बाद पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिकली चोट पहुंचने वाली है। तो कांग्रेस का क्या मंथन चिंतन? एक हमारी मीटिंग हुई है 2-3 मुद्दों पर जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये मुद्दा है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस किस रूप में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि 56 स्थानीय निकाय के चुनाव हरियाणा में होने हैं। इट्स ए बिग नंबर। द पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड, कुछ प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है कि हम किस लेवल तक पार्टिसिपेट करेंगे। A क्लास म्यूनिसिपैलिटीज, B क्लास म्यूनिसिपैलिटी और C क्लास म्यूनिसिपैलिटीज में
कांग्रेस जल्द ही निर्णय इसमें लेगी। दूसरा, कांग्रेस से संबंधित आपने सवाल पूछा, कांग्रेस एक महत्वपूर्ण दौर से आगे बढ़ने वाली है। आप एक आम सवाल पूछा करते थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस के चीफ एनरोलर्स नियुक्त हो चुके हैं और कांग्रेस के 31 मार्च तक भर्ती अभियान चलेगा और उसके बाद संगठन का स्वरूप कांग्रेस का देखने को मिलेगा। जो 7-8 साल से हम संगठन नहीं बना पाए और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उससे निकलकर पार्टी का एक ढांचा तैयार होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार होगा और 22 सितंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की संरचना कांग्रेस करेगी। तीसरा, सर जो सदस्य बनाने वाहन है उनको बंद करने के मामले पे अभी किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया था। अभी कांग्रेस का भी कोई इस तरह का प्रदर्शन का कोई विचार है? मैंने आपके आने से पहले इस बारे में चर्चा की थी कि एनसीआर के अंदर 4 लाख ट्रैक्टर्स हैं जो इस श्रेणी में आ जाएंगे। अगेंस्ट लोन है, मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, गरीब लोग भी हैं, ट्रैक्टर से अपना गुजारा भी करते हैं कई लोग ज़मीन कम होने के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को ये जो 10 साल वाली नीति है इन द मैटर्स ऑफ ट्रैक्टर, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ है और हम पार्टी स्तर पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। सर आपने ट्रैक्टर की बात की है, उसके अलावा आपको बता देते हैं ट्रांसपोर्टेशन है, जो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, माल का इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं, वो लोग भी बीच में शामिल हैं। कमर्शियल वाहन बहुत सारे हैं, उसके बाद डोमेस्टिक भी हैं। ये बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। कांग्रेस केवल मात्र ट्रैक्टर पर ही क्यों केंद्रित हो रही है, ये बात थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा पाएंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि न केवल ट्रैक्टर अपितु जो सेकंड हैंड कार, जो कि मध्यम लोअर मिडिल क्लास के लोगों को एक चौपहिया वाहन या दूसरे वाहन जिससे अवेलेबल हो जाया करते थे, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैं उनको औने पौने स्टील के दाम पर, वज़न के दाम पर बेचना पड़ेगा, इससे एक बहुत बड़ी चोट हो जाएगी। तो इस बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे इंजन की अपग्रेडेशन की टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल करनी चाहिए। केवल मात्र वाहन ही नहीं है पोल्यूशन का कारण, और भी कारण है। इंडस्ट्री है, पानीपत के अंदर कितना पोल्यूशन जो है, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउन, वाटर पॉल्यूटेड है। इसके बारे में सरकार भी चिंतित है और हम भी चिंतित हैं, क्योंकि केवल मात्र सरकार के क्रिटिसिज्म में पड़ना ही विपक्ष का, जहाँ सरकार का सही बात हो या सरकार को सही सुझाव देने की बात हो, तो एक सकारात्मक राजनीति के लिए वो भी बात है। सर एक आंदोलन नया आंदोलन तैयार है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बैठकर इन समस्याओं के बारे में आगामी रणनीति तय करेगी। सर क्या लगता है कि क्या ये कांग्रेस का भी जो हुआ है प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बॉन्ड सिस्टम किया है कि आपको 60 साल नौकरी करनी पड़ेगी या फिर 45 लाख रुपए दो, आप 5 लाख फीस है, 50 लाख की टोटल सीट कर दी इस साल से। तो क्या मानते हैं इसको, बच्चे जो प्लान कर रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभा जो प्लान कर रहे हैं? तो देखिए, कॉमन आदमी, गरीब आदमी का बच्चा, मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा उसकी रीच से बाहर हो जाएगा। तो सरकार को इसको रिकंसीडर करना चाहिए अपने फैसले को। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप चाहें तो मुझसे चर्चा कर सकते हैं। क्या है कि सरकार ने नीति बना दी, सारे देश के अंदर डोमिसाइल 15 ईयर्स का है, हरियाणा में 5 ईयर्स का किया है। चलो कर दिया, क्या होगा? जो लोग यहाँ, वैसे देश सबका है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्टेड इंटरव्यूज में 90 में से 72 आदमी ऐसे थे जो हरियाणा के नहीं थे। हरियाणा वासियों के जो एससी और बीसी वर्ग हैं, उनकी रिजर्वेशन है,
सोशल जो स्कीम्स हैं, चाहे शगुन स्कीम है, प्लॉट देने की स्कीम है, पानी की स्कीम है, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं, चलाई तो हमने थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 वर्ग का करने के बाद नौकरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जो जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके एक बड़ा हिस्सा में हरियाणा का शेड्यूल कास्ट, हरियाणा का बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, इन वर्गों को बहुत भारी चोट पहुंचने वाली है। ये भविष्य की बात है जिस पर सरकार ने गौर नहीं किया। सर 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, वो भी 3rd और 4th क्लास के एम्प्लॉइज के लिए, सरकारी में कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको, सरकार किस दिशा में काम करना चाहिए? देखिए, जो 75% का मामला है, जी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा की उच्च न्यायालय को ये निर्देश के साथ के 45 दिन में इसका फैसला करिए, और उस पर रेगुलर आर्गुमेंट्स हो रही हैं। तो एज ए लॉयर, एज ए फॉर्मर स्पीकर, आई कैन से कि जो भी मैटर सब जुडिस हो, अदालत की कार्रवाई के सामने हो, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अदालत इसका फैसला करे। सर सरकारी की बात, सरकारी भी रखा है मैंने आपके सामने, क्या भी जो सरकार सरकारी नौकरियां लगा रही है, उसमें आरक्षण के लेकर कोई नीति नहीं बन सकती? नहीं, हरियाणा को लेकर देखिए, अपनी नीतियां की हरियाणा के हितों को मैं ये तो कहूँगा नहीं, मैं कोई रीजनल पार्टी का आदमी नहीं है जो ये कहते महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र के साथ है, पंजाब के साथ है। मतलब नॉट गुड एग्जाम्पल्स भी है। मतलब हमें इस देश की बात करनी पड़ेगी। लेकिन किसी सरकार की नीति से अगर हमारा गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हरिजन वर्ग, ओबीसी, एससी, बीसी, ये वर्ग अगर अफेक्टेड होते हैं तो उनके इंटरेस्ट को वॉच करो। अब जैसे 5% का विकास शुल्क लगा दिया, हमने आवाज उठाई, चंडीगढ़ मीटिंग की, कहा वापस लो, अगले दिन ही वापस ली, अगले दिन ही सरकार को ये बात समझ में आ गई कि कलेक्टर रेट पर 5% देना, गरीब आदमी या मीडियम वर्ग या लोअर मीडियम, 150 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, 75 गज का कलेक्टर रेट के हिसाब से देने लगे, लाखों की चपेट में आएंगे लोग। सरकार ने समझा और उसको वापस लिया। इसी प्रकार से जो मुद्दे मैंने आज उठाए हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन पर चर्चा करें, विपक्ष से चर्चा करें। लेट इट बी ए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जिसमें एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग। सर, मेरा एक सवाल है, अभी जाट भवन में किसानों ने कहा था कि जो 1 तारीख से एग्रीकल्चर एक्ट लागू हो रहे हैं, उसमें कोई विपक्षी पार्टी आगे नहीं आ रही, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने अभी ये मामला उठाया है और हम पार्टी स्तर पर इसकी चर्चा करके आंदोलन का क्या स्वरूप बनेगा, प्रोटेस्ट का क्या स्वरूप बनेगा, निश्चित रूप से हम किसानों के साथ हैं। ये जो नीति है ये बिना सोचे समझे बना ली गई है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद सर। 13 तारीख को